अब सीरिया के उत्तर पूर्व जैसे हसाका और कोबानी के कुर्द बहुल क्षेत्रों में संसदीय चुनावों का अगला दौर हो रहे हैं। ये चुनाव उन इलाकों को जनवरी में हुई घातक झड़पों के बाद दमिश्क के नियंत्रण में लौटने के कुछ महीनों बाद हो रहे हैं। ये मतदान सीरिया की पहली संसद की अंतिम 11 सीटें भरता है, जो बशर अल असद के हटने के बाद बनी थी। ये पूरी तरह लोकतांत्रिक बदलाव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सीटें निर्वाचक मंडलों से चुनी जाती हैं। राष्ट्रपति अहमद अल शरा संसद के 1/3 सदस्यों की सीधे नियुक्ति करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कुर्द पत्रकार और शोधकर्ता सियारवान काजो हैं। सियारवान, क्या ये चुनाव कुर्दिश क्षेत्रों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या आप इसे एक औपचारिक प्रक्रिया कहेंगे जिसका अंत में कोई खास महत्व नहीं होता? सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें वास्तव में चुनाव कहूँगा। जैसा कि आपने कहा, यह एक चयन प्रक्रिया थी, न कि केवल कुर्द क्षेत्र में, बल्कि पूरे देश में। कि शासन दमिश्क और राष्ट्रपति अहमद अल शरा, अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा व्यक्तिगत रूप से इसमें बहुत शामिल थे। देश भर में चुनाव आयोगों के चयन के मामले में, साथ ही सीरियाई संसद के सदस्यों में से 1/3 को सीधे चुनने के मामले में भी। तो जाहिर है कुर्द खुद इस प्रक्रिया से खुश नहीं है और अगले 4 वर्षों के लिए अंतरिम संसद के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या। मतदान की वैधता के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है और ये भी दिखाता है कि दमिश्क में इन नई प्राधिकरणों के तहत सीरिया फिर से कितना केंद्रीकृत हो गया है। अभी दमिश्क की इस नई सरकार के तहत कुर्द इस देश को असद के दौर की तुलना में कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले 12 साल से भी ज़्यादा समय तक कुर्दों को उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीरिया के अधिकांश हिस्सों में व्यावहारिक रूप से स्वायत्त शासन हासिल था। उस वक्त कुर्द अपने संस्थान विकसित कर पाए और अब ये सब ख़त्म हो गया है। जनवरी की झड़पों और उसके बाद कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और दमिश्क के बीच हुए समझौते के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कुर्दों और कुर्द नेतृत्व वाली सेनाओं को प्रभावी रूप से छोड़ देने के बाद, बिल्कुल, इससे पहले भी कुर्दों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी थी। साथ ही कुर्द भाषा बोलने और सिखाने का अधिकार और अन्य सांस्कृतिक व भाषाई अधिकारों से भी वंचित किया गया था। इन अधिकारों में से कुछ को, जैसा कि आप जानते हैं, दमिश्क में इस अंतरिम सरकार के दौरान कुर्दों को दिया गया था। अब कुर्दी को आधिकारिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, जिससे फ़र्क पड़ता है और कई तरह की व्याख्याएं होती हैं, बजाय इसके कि इसे पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि ये थोड़ा विरोधाभासी भी है। एक तरफ दमिश्क सरकार ने कुर्द सवाल को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो सीरिया के आधुनिक इतिहास में, खासकर फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद से, किसी भी सरकार ने नहीं उठाए थे। लेकिन साथ ही ये सरकार उन कुर्दों को मारने के लिए भी तैयार है जो दमिश्क और उसकी सत्ता का विरोध करते हैं। तो ये कुर्दों के लिए दो धारी तलवार जैसा है। संसद के इन सदस्यों का चयन खास तौर पर बहुत सोच समझ कर किया गया है, जो दमिश्क के एजेंडे को दर्शाता है कि सीरिया के लिए आगे क्या होने वाला है। हमें पता है, हाँ। तो इस चयन प्रक्रिया के बाद आप आगे क्या होते हुए देखती हैं? क्या आप इसे सीरिया के इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तनाव का नया स्रोत बनते हुए देखती हैं? बिल्कुल, मेरा मतलब है 2011 में शुरू हुई गृह युद्ध के मुख्य कारणों में से एक पूरे देश में भारी केंद्रीकरण की वही व्यवस्था थी, जिससे देश भर के स्थानीय लोग खुश नहीं थे कि चीज़ें कैसे चलाई जा रही थीं। हर चीज़ सचमुच दमिश्क द्वारा चलाई और नियंत्रित की जाती थी। यही चीज़ अब भी हो रही है, हालांकि एक अलग तरीके से, और दमिश्क पूरे देश में अपनी सत्ता वापस पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ तनाव बना रहेगा। हमें शायद कुछ समय के लिए
थोड़ी या मध्यम अवधि की स्थिरता देखने को मिले, लेकिन निश्चित रूप से लंबे समय में सीरिया को वह स्थिरता नहीं मिलेगी जो बशर सरकार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ या बिना उसके हासिल करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि सवाल इस पर आकर टिकता है कि सीरिया के पास किस तरह की शासन व्यवस्था हो सकती है। क्या हम एक संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? क्या हम एक प्रशासनिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात कर रहे हैं, या फिर उस पूरी तरह केंद्रीकृत व्यवस्था की जो सीरिया में खासकर बाथ शासन के तहत रही है 50 सालों से, 5 दशकों से? तो ये समस्याएं रातों रात हल नहीं होंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर दमिश्क में वर्तमान सोच जारी रहती है, जिसमें कुर्दों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से और अधिक हाशिए पर धकेला जाता है, तो तनाव फिर से उभर आएंगे। चाहे दमिश्क कुर्द बलों को भंग करने और उन्हें सीरियाई रक्षा संस्थानों में शामिल या समाहित करने में सफल हो या नहीं। मुझे सच में लगता है कि दमिश्क को ये समझने की ज़रूरत है। अगर वे चाहते हैं कि कुर्द पूरी तरह से सीरियाई राज्य में शामिल हों, तो सबसे पहले कुर्द अधिकारों को मान्यता देनी होगी। इससे पहले कि हम यहाँ वहाँ पद देने की बात करें या प्रतीकात्मक रूप से कुर्द समुदाय के कुछ सदस्यों को शामिल करने की बात करें, ये चीज़ें उन पुराने मुद्दों और शिकायतों का समाधान नहीं करेंगी जिनका कुर्द इतने वर्षों से सामना करते आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम सीरिया के भविष्य की ओर देखते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है। सिरवान काजो, आज हमारे साथ i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।